फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following material is used for overhead transmission lines? ऑप्शन ए स्टील कोटेड एल्युमिनियम, ऑप्शन बी गैल्वेनाइज्ड स्टील, ऑप्शन सी कैडमियम कॉपर, ऑप्शन डी एनी ऑफ दी अबव। तो अगर इंडिया में हम लोग ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन हम लोग दो तरह से करते हैं, एक ओवरहेड और दूसरा अंडरग्राउंड केबल के द्वारा। तो जनरली अगर हम लोग इंडिया में बात करें दो तरह से करते हैं, ओवरहेड और अंडरग्राउंड, लेकिन इंडिया में हम लोग बात करें तो इंडिया में हम लोग ओवरहेड लाइन के द्वारा ट्रांसमिट करते हैं पावर को। तो इसमें जो कंडक्टर यूज करते हैं, कंडक्टर जो यूज होता है वो एल्युमिनियम यूज करते हैं जनरली, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है चीप होता है और इसका वेट भी कम होता है, यानी कि चीप होता है, वेट भी कम होता है, इसलिए हम लोग एल्युमिनियम का यूज करते हैं। लेकिन एल्युमिनियम का टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो बहुत ही लो होता है, यानी मजबूत नहीं होता। तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग एक स्टील का कोर इसमें यूज करते हैं, जो कि इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी मजबूती को बढ़ा देता है। तो तब उसके बाद हम लोग इसका यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में बात करें तो स्टील कोड एल्युमिनियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है कि स्टील का कोर होता है बीच में सेंटर में और उसके चारों बगल एल्युमिनियम का कंडक्टर होता है और इस स्टील का कार्य होता है कि इसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा स्टील कोड एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आर जनरली यूजेज। ऑप्शन ए है कॉपर कंडक्टर, ऑप्शन बी है ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, ऑप्शन सी है ACSR कंडक्टर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो ओवरहेड जो लाइन में हम लोग करते हैं वो कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं। तो इसमें जो होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो इसका जो सबसे पहले राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ACSR हम लोग ओवरहेड लाइन में यूज करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसमें क्या होता है, एक कोर जो होता है स्टील का होता है, इसको चारों तरफ जो कंडक्टर होता है वो एल्युमिनियम का होता है। तो इसका हम लोग ओवरहेड लाइन में यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। दोस्तों इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक का वीडियो और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपलोड करता हूं। तो आप अगर अभी तक इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और डेली मैं एक एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता हूं, आप डेली एक एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आर यूज्ड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ। ऑप्शन ए है AC एमीटर एंड AC वोल्टमीटर रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन बी है AC एमीटर एंड DC वोल्टमीटर रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन सी है DC एमीटर एंड DC वोल्टमीटर, ऑप्शन डी है DC एमीटर एंड AC वोल्टमीटर। तो ये सभी करेंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो इसका यूज हम लोग वोल्टमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो अगर करंट ट्रांसफार्मर की बात करें तो करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो करंट के वैल्यू को स्टेप डाउन कर देता है, यानी करंट के वैल्यू को कम कर देता है। तो करंट के वैल्यू को कम करता है तो वोल्टेज का वैल्यू इसका बढ़ जाता है, तो इसीलिए ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है कि स्टेप डाउन। तो याद रखना है करंट ट्रांसफार्मर में करंट का वैल्यू कम हो जाता था और वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो करंट ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग उसका जो वैल्यू होता है करंट का वो कम कर लेते हैं, और जब हम कम कर लेंगे तो इसको लो रेटेज जो एमीटर होगा उससे भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। और उसी प्रकार पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, वोल्टेज को कम कर देता है और करंट को बढ़ा देता है, यानी कि ये वोल्टेज को कम कर देता है, यानी स्टेप डाउन ये ट्रांसफार्मर होता है। ये भी आपको याद रखना है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो ये वोल्टेज को कम कर देता है, और वोल्टेज को कम कर देता है तो हम लो रेंज वाले वोल्टमीटर से भी उसको मेजर करते थे। ये जो होता है AC में वोल्टेज को
कम कर देता है, और जिसके कारण हम लो रेंज वाले वोल्टमीटर से मेजर कर लेते हैं। तो अगर ऑप्शन हम लोग देखें तो ये किसको कम करता है, AC एमीटर और AC वोल्टमीटर को। तो दोनों जितना भी मैं इससे रिलेटेड पॉइंट बताऊँ सब आपको याद रखना है, जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आर यूज टू मेजर लार्ज वोल्टेज यूजिंग। ऑप्शन ए है हाई रेंज वोल्टमीटर, ऑप्शन बी है लो रेंज वोल्टमीटर, ऑप्शन सी है हाई रेंज एमीटर, ऑप्शन डी है लो रेंज एमीटर। तो इससे पहले मैं बताया कि पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज की वैल्यू को कम कर देता है। तो वोल्टेज को वैल्यू को कम कर देता है, तो इस वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग लो रेंज वाला वोल्टमीटर यूज कर सकते हैं। तो वोल्टेज यहाँ से कम हो गया, तो वोल्टेज कम हो गया तो हम लोग लो वोल्टमीटर जिसका रेंज कम होगा उसका भी यूज करके इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा लो रेंज वोल्टमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉमिनल रेशियो ऑफ ए करेंट ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय। ऑप्शन ए है, ये दोस्तों एक फार्मूला है। तो इसका जो नॉमिनल रेशियो जो होता है उसका फार्मूला होता है रेटेड प्राइमरी वाइंडिंग करेंट बाय रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग करेंट। ये तो एक फार्मूला है। तो फार्मूला आपको याद करना है कि नॉमिनल रेशियो, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, रेटेड नॉमिनल रेशियो जो होता है रेटेड प्राइमरी वाइंडिंग करेंट टू रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग करेंट। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेसिस्टेंस ऑफ ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बाइंडिंग इज मिनिमाइज बाय। तो अब हम सब लोग जानते हैं R = रो L बाय होता है। तो रेसिस्टेंस को कम करने के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं लंबाई को कम करना पड़ेगा और एरिया को बढ़ाना होगा, तभी हम रेसिस्टेंस को कम रख सकते हैं। तो इसमें रेसिस्टेंस को कम करने की बात कहा, तो रेसिस्टेंस को कम करने के लिए एरिया बढ़ाना पड़ेगा। एरिया बढ़ाना यानी कि इसको थिक करना पड़ेगा, यानी कि मोटा करना पड़ेगा कंडक्टर को। तो थिक वाला ऑप्शन हम लोग अगर देखें तो थिक ये है और ये है। तो एरिया बढ़ाने के लिए हम लोग इसको थिक करना पड़ेगा और इसका नंबर ऑफ टर्न जो होगा वो लेस करना होगा, यानी लेंथ जो होगा वो कम करना होगा। तो इसका अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो थिक कंडक्टर एंड स्मॉल लेंथ ऑफ टर्न्स, तो ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन ही। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपली CRO इज ए। तो CRO क्या होता है? CRO जो होता है एक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज हम लोग किसी भी सिग्नल को इसका एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं, यानी इसका फ्रीक्वेंसी, इसका एम्पलीट्यूड, ये सभी जानने के लिए, फेज डिफरेंस, ये सभी जानने के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, एक इसका जो इनपुट होता है वो वोल्टेज होता है। तो ये CRO जो होता है एक वोल्ट मीटर होता है जनरली, और इसमें जो इनपुट देते हैं वो वोल्टेज होता है। लेकिन अगर हम लोग इसमें दूसरा इनपुट देना चाहे तो हमको ट्रांसड्यूसर यूज करना होगा। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, किसी भी अन्य क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर कोई भी जैसे टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को हम लोग ट्रांसड्यूसर की मदद से इसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेंगे। और क्योंकि हम लोग जानते हैं CRO का जो इनपुट देते हैं वो वोल्टेज में देते हैं, तो इसको ट्रांसड्यूसर की मदद से हम लोग वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे और फिर इसको इनपुट दे देंगे। तो ट्रांसड्यूसर की मदद से हम लोग कोई भी इनपुट दे देते हैं, लेकिन जनरली वोल्टेज इनपुट इसका होता है। तो ये जो CRO होता है ये एक वोल्ट मीटर की तरह होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट इज कॉल्ड एज हर्ट ऑफ CRO। तो CRO को जो हर्ट होता है वो होता है कैथोड रे ट्यूब, CRT, इसका भी फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। तो CRO का ये हर्ट होता है, यही मेन इसका पार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिजासियस पैटर्न हेल्प इन द मेजरमेंट ऑफ। तो लिजासियर पैटर्न जो है CRO से ही रिलेटेड है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो ये किस चीज़ में सहायता करता है, जिसकी सहायता से हम लोग अगर दो साइन वेव है, जैसे कि ये दोनों साइन वेव है, तो इसके बीच कितना फेज डिफरेंस है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी को भी
हम लोग मेजर कर सकते हैं अगर दूसरे का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो लेजासो पैटर्न का हम लोग इसलिए यूज करते हैं। तो फेज डिफरेंस 2 साइन वेव के लिए और फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 वेव, अगर दूसरा का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो एक पहले का भी हम लोग फ्रीक्वेंसी इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पीडेंस ऑफ ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट की बात करें तो RLC सीरीज, इसका फिगर आप लोग जानते होंगे सिंपल से, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों सीरीज में कनेक्टेड रहता है और रेजोनेंट कंडीशन में XL इक्वल टू XC हो जाता है। तो इम्पीडेंस जो होता है उस समय R हो जाता है, क्योंकि XL माइनस XC इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इम्पीडेंस का जो वैल्यू हो जाता है वो R हो जाता है, Z इक्वल टू R। तो इस यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इम्पीडेंस जो होता है मिनिमम हो जाता है, और जब इम्पीडेंस मिनिमम होगा तो करंट जो होगा मैक्सिमम होगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि सीरीज इम्पीडेंस सर्किट में जो होता है इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है और करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो इसमें इम्पीडेंस के बारे में पूछा गया, तो इम्पीडेंस मिनिमम होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसलिए मैंने सिंपल कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया इफ़ ए 0.5 मीटर लॉन्ग कंडक्टर इज मूव्ड विद द वेलोसिटी, यानी कि लेंथ इसका दिया हुआ है 0.5 मीटर और मूव कर रहा है कितना वेलोसिटी से, 3 मीटर पर सेकेंड। इन ए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी B इक्वल टू दिया हुआ है 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो वोल्टेज जनरेटेड क्या होगा, तो इसका जो फार्मूला होता है ये सिंपल सा है, E इक्वल टू BLV साइन थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर में BLV मैक्सिमम होता है। तो B देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 10, L भी दिया हुआ है 0.5 और V दिया हुआ है 3। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, पॉइंट उड़ा के 10 आ जाएगा तो ये 15 वोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन हम अगर देखें तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द नंबर ऑफ टर्न्स एरिया एंड करेंट ऑफ एन AC सर्किट इज डबल्ड देन द न्यू इंडक्टेंस विल बी। ये भी एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। L इक्वल टू होता है N∅/I, ये एक फार्मूला होता है। इससे रिलेटेड एक और फार्मूला आपको याद रखना है, B इक्वल टू होता है 5/A। यहाँ से आप लोग अगर 5 देखें तो 5 इक्वल टू B इंटू A। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो 5 इक्वल टू B इंटू A हो गया। तो यहाँ से आप लोग 5 का वैल्यू पुट कर सकते हैं, N∅ इक्वल टू BA/I। और एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं, B इक्वल टू μH। तो यहाँ से आप लोग B का वैल्यू रख दें, B इक्वल टू N�μHA/I। और एक और फार्मूला होता है H इक्वल टू NI/L। तो जितना भी मैं फार्मूला बता रहा हूँ सबको आपको याद रखना है। तो N यहाँ से हो जाएगा और μH के जगह पे NI इंटू A/L। तो फाइनली जो फार्मूला आ जाता है वो आ जाता है L इक्वल टू N² रुकिए एक फिर से मैं इसको डेरिवेशन कर देता हूँ, L इक्वल टू N∅/I और N∅ के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, फाई की जगह पर B इंटू A/I और फिर यहाँ से N B के जगह पर μHA/I और N μH के जगह पर NI/L इंटू A/L A/I। तो यहाँ से देख सकते हैं I कैंसिल हो गया, तो N² μA/L। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया कि द नंबर ऑफ टर्न्स एरिया एंड करेंट एंड ऑफ एन AC सर्किट इज डबल्ड। तो सभी को डबल कर दिया तो नया इंडक्टेंस क्या होगा। तो देखिए अगर नंबर को डबल करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न, और एरिया को गुना करेंगे 2 गुना करेंगे तो 8 गुना हो जाएगा, और लेंथ को भी 2 गुना कर दिया है तो ये 2 कैंसिल होगा, तो फाइनली ये 4 गुना हो जाएगा। तो नया इंडक्टेंस जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा। तो इसका अगर ऑप्शन देखें तो 4 टाइम ऑफ द फॉर्मर, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये इसका जो
दोनों होगा वही आंसर होगा। तो यानी पहला ऑप्शन है मैग्नीट्यूड, तो ये सिंगल होगा नहीं। ओनली डायरेक्शन ये भी नहीं होगा, बोथ एंड भी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलॉन्ग एन इक्विपोटेंशियल लाइन और सरफेस चार्जेज। तो किसी भी चार्ज को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो उसमें कार्य किया जाता है। तो उसी प्रकार इसमें कार्य का वैल्यू पूछा है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि अगर सेम पोटेंशियल है, अगर मान लीजिए इस सरफेस का पोटेंशियल सेम है, तो इसी सरफेस के इस पॉइंट से यहाँ चार्ज है, इस पॉइंट से चार्ज को किसी भी पॉइंट पर ले जाएंगे तो उसमें किया गया कार्य जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पोटेंशियल जो है सेम है। तो सेम पोटेंशियल जो है सेम है, यानी सेम पोटेंशियल अगर ये सरफेस है मान लीजिए, और इस सरफेस पर अगर पोटेंशियल सेम है तो इसके इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट पर हम लोग ले जाएंगे तो उसमें कार्य किया गया कार्य जो होगा वो जीरो होगा। तो इसमें पूछा गया इक्वी पोटेंशियल, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यानी सेम पोटेंशियल है। तो सेम पोटेंशियल सरफेस है, उस पर अगर चार्ज को उसी सरफेस पर किसी भी बिंदु पर ले जाया जाए तो कार्य किया गया जीरो होगा। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज गिवन बाय। तो इसी से रिलेटेड ये फार्मूला है। तो V इक्वल टू जो होता है वो होता है W/Q, V इक्वल टू W/Q। तो यहाँ से देख सकते हैं आप W इक्वल टू VQ। अगर V का वैल्यू इसमें चेंज में जीरो होता था, इसलिए जो वर्क किया जाता था वो जीरो हो जाता था। तो इसका जो सिर्फ इसमें फार्मूला पूछा गया V इक्वल टू W/Q। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है V इक्वल टू W/Q। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, V इक्वल टू W/Q। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द इंटरप्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो ये 5 जो है सभी में देख सकते हैं, ये जो 5 है ये फ्लैग है। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो इसमें ये भी आपको याद रखना है 5 फ्लैग होता है। ये फ्लैग नहीं है, ये इंटरप्ट है, माफ़ कीजिएगा, ये सभी इंटरप्ट सिग्नल हैं। तो ये जो 5 इंटरप्ट हैं इन सभी में प्रायोरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो सबसे पहले जो होता है प्रायोरिटी दिया जाता है वो ट्रैप को दिया जाता है। ये जो है ट्रैप को दिया जाता है। तो ट्रैप वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये 2 ऑप्शन बचा। उसके बाद RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और लास्ट में INTR होता है। तो इसका जो राइट आंसर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन सी होगा। सबसे पहले ट्रैप होता है, फिर RST 7.5, 6.5, 5.5 और इंटरप्ट। और इसमें एक बात आपको याद रखना है कि ट्रैप RST 7.5, 6.5, 5 ये सभी जो वेक्टर्ड होते हैं, लेकिन इंटरप्ट जो होते हैं ये वेक्टर्ड नहीं होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द इंटरप्ट वेक्टर ऑफ एड्रेस ऑफ ट्रैप। तो ट्रैप का जो होता है TRAP, इसमें जैसे आप लोग देख रहे थे RST 7.5, 6.5, इसी प्रकार इसमें जो होता है ये 4.5 होता है। तो इसका अगर आपको एड्रेस निकालना है वेक्टर एड्रेस, तो वेक्टर एड्रेस कैसे निकालते हैं, जैसे कि ट्रैप दिया हुआ है, ट्रैप का हम लोग जानते हैं 4.5 होता है। तो 4.5 को आपको क्या करना है, सिंपली 8 से जो भी दिया रहेगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 36 हो जाएगा। और 36 को हेक्साडेसिमल में आपको बदलना है। तो हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए आप सभी जानते हैं 36 या 16 से इसको ये करेंगे, 16 दूना 32, तो 4 हो जाएगा। तो इधर से जो होता है 2 और 4, 2 4 और इसके पीछे 2 जीरो लगा देंगे। तो 0024 जो होगा वही इसका हेक्सा के रूप में आ जाएगा। तो 0024 ऑप्शन भी इसका राइट है। उसी तरह अगर RST देख सकते हैं, RST 7.5 की बात करें तो 7.5 को सबसे पहले आपको 8 से गुना कर देना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 56 4 60 हो जाएगा। और 60 को फिर आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। तो 60 और हेक्साडेसिमल में 16, तो 16 से अब 3 बार में ये 48 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। तो 3 12, तो 12 को हम लोग क्या लिखते हैं, 12 का जो भी लिखते हैं आप हेक्साडेसिमल में देख लीजिएगा, उसके अनुसार उसको आप लिख सकते हैं। तो इसका जो फिलहाल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए चार्ज। तो ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। E इक्वल टू आप लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे
d²। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है। तो ये जो होता है डिक्रीज विद स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो फार्मूला देख के आप लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे d²। तो यहाँ से देख सकते हैं डिक्रीज विथ स्क्वायर डिस्टेंस। तो यहाँ से देख सकते हैं आप। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैज n नोड्स b ब्रांचेस एंड नंबर ऑफ लिंक l विद रिस्पेक्ट टू चॉइस ऑफ ए ट्री इट इज़ गिवन बाय। तो इसका जो फार्मूला होता है b = l + n-1। ये फार्मूला आपको याद रख लेना है। तो इसमें आपको कभी कभी लूप पूछ देता है या फिर ब्रांच पूछ देगा या नंबर ऑफ नोड पूछ देगा। तो कुछ भी पूछ सकता है, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से लूप पूछा गया, तो लूप का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं b - n + 1 = लूप हो जाएगा। तो लूप पूछा है तो लूप निकाल लेंगे यहाँ से। तो b - n + 1, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट स्टेप एरर कोफिशिएंट सिस्टम GS = 1/s + 1 × s + 6 विद यूनिटी फीडबैक। तो यूनिटी फीडबैक इसका मतलब HS का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले GS × HS हम लोग निकाल लेते हैं। GS × HS, HS का वैल्यू 1 है तो GS का वैल्यू दिया गया क्वेश्चन 1 × 1/s + 1 + s + 6। तो ये GS × HS। अब देखिए इसमें पूछा गया है यूनिट स्टेप एरर कोफिशिएंट। तो यूनिट स्टेप एरर कोफिशिएंट जो होता है वो होता है पोजीशन कोफिशिएंट। पोजीशन इसको KP से हम लोग डिनोट करते हैं। तो KP का जो निकालने का फार्मूला होता है लिमिट s टेंड टू 0 GS और HS। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, यानी कि लिमिट s टेंड टू 0 और GS HS का वैल्यू 1/s × s + 1 × s + 6। यहाँ से आप लोग s का वैल्यू 0 रख दीजिए। तो 1/0 + 1 × 0 + 6। तो अगर हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यानी KP = लिमिट s टेंड टू 0 1/s + 1 × s + 6। तो s की जगह पर 0 × 1 × 0 + 6 यानी 1/6 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए व्हिच पार्ट इज कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ CRO। तो CRO का हार्ट कौन होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों आप अगर अभी तक इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं आप लोग। तो इंस्टाग्राम का जो है ये आईडी है इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर। यहाँ से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल जूनियर, वहाँ जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं क्वेश्चन अपलोड करता हूँ या वैकेंसी से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन भी अपलोड करते रहता हूँ। तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।